24 तारीख को किसान मजदूर आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। और इस रैली का आयोजन क्यों किया गया? क्योंकि प्रदेश की जो गठबंधन सरकार है, जिस तरीके से गठबंधन सरकार ने भारत सरकार के इशारे के ऊपर जब 3 काले कानून इस देश के किसान के खिलाफ लागू किए, तो इन लोगों ने उन कानूनों का तो समर्थन किया ही किया। जो आंदोलनरत किसान थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर पानी की बौछारें की, और इनकी हठधर्मी की वजह से पूरे देश का किसान, तकरीबन 750 किसान आसपास शहीद हुए। उसमें मजदूर भी थे, किसान भी थे। तो इस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हम सरसा में एक विशाल रैली करेंगे। तो उस रैली का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग समय देख रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी सरकार बनने के बाद वायदा जेजेपी ना लग किए थे, बीजेपी ना लग किए थे। कोई जमुना पार की बात करता था, कोई गंगा पार की बात करता था, लेकिन जैसे ही राज बंटने की बारी आई, हरियाणा प्रदेश की जनता ने 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट कर दिया था। उनकी नीतियों पे, उनके काम के ऊपर विश्वास नहीं किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का जो काम किया, और लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाला, अगर कहीं कांग्रेस का उम्मीदवार ठीक या ठीक नहीं समझो, लोगों की अपनी होती है, वहाँ जेजेपी को जिता दिया। और जेजेपी के लोग बार बार चुनाव से पहले पूरा परिवार ये कहता था कि हम इनको ये करेंगे वो करेंगे, तरह तरह की बातें थी। लेकिन जैसे ही सरकार बनाने का बात आई तो सारे इकट्ठे हुए। तो लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं के खिलाफ जो 2019 में इन लोगों ने निर्णय लिया, दोनों दलों ने, तो आज हरियाणा प्रदेश उसके खिलाफ है। इन दोनों लोगों की वजह से ही जो हरियाणा प्रदेश के 730 किसान के आसपास शहीद हुए, उसमें जहाँ भारतीय जनता पार्टी जितनी दोषी है, जेजेपी भी उससे कम दोषी नहीं है। क्योंकि वे बार बार ये तो कहते रहे कि भाई एक एक लाठी जो किसान के ऊपर पड़ती है हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब पे पड़ती है। लेकिन उन्होंने कभी साहस नहीं किया कि जब पार्लियामेंट में ये काला कानून पास हुआ, ये सत्ता में थे, विड्रॉ कर लेते। बहुत बार ऐसे उदाहरण हुए हैं कि जब लोग पार्टी छोड़ के अलग हो गए, पार्टी छोड़ के अलग हो गए। तो इसलिए सारा का सारा संदर्भ में हम रैली कर रहे हैं। अब कोई और आपने प्रश्न पूछना है तो आप पूछिए। आप पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, संसद में जो हादसा हुआ इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए भाई साहब, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे खतरनाक चीज़ तो ये है कि उन बच्चों को दोषी ठहराया। मैं कहना चाहूँगा कि सिक्योरिटी लैक है कि नहीं। सिक्योरिटी लैक होना, जो केंद्र की भाजपा गठबंधन सरकार बार बार ये कहती थी कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है, यानी कि हमारा सबसे बड़ा राजनीति का मंदिर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में वो लोग चले गए। तो ये जिम्मेवारी, मैं तो बल्कि आज आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, जेपी नड्डा जी ने बयान दिया 4 दिन पहले। एक हमारे माननीय सांसद हैं राज्यसभा के, उनके घर में रेड वेड हुई, दफ्तर में जो जहाँ भी हुई, प्रचार कर दिया सोनिया जी राहुल जी बताएं ये पैसा किसका है। अरे भाई, पैसा अगला कहता मेरा, सोनिया जी राहुल जी ने क्या पता किसके घर में कितना पैसा है। अब अगर आपके माध्यम से मैं नड्डा जी से पूछूं, ये सिक्योरिटी लैक जो हुआ है इसमें किसकी जिम्मेवारी है? आप देखिए, मैं 3 बार एमपी रहा हूँ। वैसे कस्टोडियन हमारा है स्पीकर साहब, लेकिन स्पीकर साहब के साथ साथ जो सिक्योरिटी की जिम्मेवारी है वो प्रधानमंत्री की देखरेख में, जिम्मेवारी तो गृह मंत्री की है। सिक्योरिटी किसकी है? 5 रिंग बनते हैं वहाँ, उसमें सीआरपी भी है, दिल्ली पुलिस भी है, आईबी भी है, और दूसरे उनके जो सिक्योरिटी के मेजर्स हैं उसके हिसाब से अलग अलग लोगों के रिंग हैं। और उसके बाद भी ये लोग चले गए। ये तो सिक्योरिटी लैक उनकी जिम्मेवारी है, और जो ये हुआ है अच्छा नहीं हुआ। दूसरा इसका एक संदर्भ है कि वो लोग कोई टेररिस्ट नहीं थे, वो अलगाववादी नहीं थे।
सरकार ने इस बात पर भी विचार करना चाहिए, जो मैंने उनके नारे पर सुने हैं, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से उन बच्चों ने आवाज़ उठाई, संविधान ना बदलो, यही विरोध था ना। यानी कि जब भारतवर्ष के हर नौजवान के दिमाग में चीज़ आ गई कि संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, तो उसका विरोध था नौजवानों में। रोजगार दो, जय भीम। जय भीम का मानना है कि जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिखा, उन्होंने जो इच्छा जाहिर की देश की, जो भाई देश कैसे चले, आज उसको बदलने की तैयारी कर रहे हैं। हर रोज अमेंडमेंट आ रही है। तो उन्होंने जो नारे लगाए, इससे उनकी सोच, मेरी अपनी सोच है कि हानि पहुंचाने की नहीं थी। उन्होंने, क्योंकि भारत के प्रदेश की सरकार, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की वो बेटी है एक लड़की, 4 बार उसने रिटन टेस्ट क्लियर करे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना खर्ची ना पर्ची, तो फिर उसकी सिलेक्शन क्यों नहीं? यानी कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे प्रदेश में, नौकरियों में विशेष तौर से 1 नंबर पे भ्रष्टाचार है। इन बच्चों का यही था। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, उनके ऊपर जो धाराएं लगाई हैं, ठीक है, उन्होंने कानून हाथ में लिया, उनको गिरफ्तार करो, उनके ऊपर पर्चा दर्ज करो, कानूनी कार्रवाई करो, लेकिन जो धाराएं लगाई हैं वो उस तरह की एक्टिविटी उनकी नहीं थी। वो टेररिस्ट नहीं है, गैंगस्टर नहीं है, वो प्रदेश के नौजवान है, देश के नौजवान। और आगे से ध्यान रखना चाहिए, तो जिम्मेवारी है सरकार की। भाई लोकसभा चुनाव है, आपकी दावेदारी इस हाथ से फिर पक्की है? नहीं, मेरी कोई दावेदारी नहीं है। ये तो पार्टी जो फैसला करेगी वही होगा। सर, लेकिन आदमपुर इलेक्शन में तो आपने ये कहा था मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आदमपुर में हमेशा से चुनाव लड़ूंगा। फिर नहीं छोड़ा ना, कहाँ छोड़ दिया अभी? साथ ही कह रहे हो कि सरकार पार्टी नहीं, पार्टी फैसला करेगी, मतलब पार्टी भी अगर वहाँ से लड़ाएगी तभी तो कोई बात है ना। अभी तो ये मिथ्या बात है, इसमें कोई तंत्र तो है नहीं। लड़ाएंगे जब देखेंगे ना। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि आदमपुर में रहूँगा। हैं? कलायत भी रहेंगे, हम रहेंगे। इसमें कोई कौन सा पर्सन है भाई? आप ही बोलते मैं कह रहा हूँ, मैं आदमपुर में मैं चुनाव। अरे कितनी अच्छी बात है, नहीं बता भाई। मेरे पिताजी हड़बाते थे। जयप्रकाश एक ऐसा नेता है जिसको हर जगह डिमांड है, यहाँ से लड़ा दो, यहाँ से लड़ा दो। कहीं कहीं तो मेरी अच्छी बात भी तो होगी ना। मुझे ये तो नहीं कहते ना यहाँ से भगा दो, जैसे अब की बार होगा। जैसी कुलदीप बिश्नोई ने बयान दिया पिछले दिनों कि जयप्रकाश तो बेशरम है, पहले भजनलाल जी से आ रहे, फिर मेरे से आ रहे, अब देखो, मैंने वैसे अपना कहावत है कि बिटोड़ा में गोद से लिखड़े हैं। उसको राजनीतिक में परिपक्वता नहीं है, राजनीति का ज्ञान नहीं है। अगर इस सभ्य भाषा में मैं इसका ये इस्तेमाल कर दूँ, उसकी माता जी नहीं आ रही, उसके पिताजी नहीं आ रहे, वो खुद नहीं आ रहा, उनका बेटा नहीं आ रहा, बेशर्म तो वो होता है। देखो, लोग हराएं जिताए तो लोगों का फैसला है, बेशर्म होता है उस चरित्रहीन। जयप्रकाश के ऊपर आज तक बलात्कार की कोई दरखास्त भी गलती से नहीं आई, मेरे परिवार पे नहीं आई, मेरे किसी साथी पे नहीं आई। वो अपने गिरेबान में जाके कि बेशर्म कौन होता है? बेशर्म वो होता है जो पत्नी बदलने के लिए धर्म बदलते हैं। बेशर्म वो होते हैं सारी ना खुलवाओ, अभी तो इतनी ठीक है। तो वो क्यों देते हैं ऐसा बयान? हैं? क्यों देते हैं वो ऐसा बयान? क्या वो रीजन क्या है इसकी? व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। चौधरी भजनलाल ने जो संघर्ष किया था उसका दुरुपयोग, या दूसरी भाषा में कहिए कि जो काले धन की कमाई पर कुछ लोग बिगड़ैल हो जाते हैं, तो वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मर्यादित भाषा नहीं है राजनीति। ये तो ये बात मानो ना कि जब से जयप्रकाश ने आदमपुर की राजनीति करी है तो सारा परिवार तो मैंने झाड़ा में बैठ दिया ना, भाजे फिर वोट मांग दे टिबिया पे, नहीं तो जाए को नहीं कर दे। एक अच्छी बात भी तो है ना। 53,000 वोट टिबिया जो जनता ने दिए हैं, अब कोशिश कर रहा हूँ इसे 70,000 करूँगा। अब वो मेरे से परेशान है। आम आदमी पार्टी की प्रवर्तन यात्रा जो निकाली जा रही है, बदलाव यात्रा, उसको कैसे देखते हैं? देखो, ऐसा वो तो उनका अपना काम है, अपनी पार्टी की मजबूती वो करेंगे, उससे अपन क्यों देखें। आपके अलायंस में गठबंधन में है ना इंडिया के अंदर? नहीं, वो तो देखो अलायंस का फैसला तो शीर्ष नेतृत्व करेगा।
और वो जो करेगा सबको स्वीकार होगा। वो लगे हुए हैं, अलायंस में रहेंगे तो सबको फायदा भी होगा। तो इन लोगों को साथ जोड़ेंगे, नुकसान क्या है? सर लेकिन सर सांसद हैं सिरसा के अशोक तंवर जी हैं, वो तो कांग्रेस के लिए बड़ा कुछ बोलते हैं। देखो, कोई कुछ बोल रहे हो तो उसी से पूछो, मैं क्या बताऊं। सर आप किसान मजदूर की बात कर रहे हैं, बड़ी रैली भी करने जा रहे हैं, तो एमएसपी की बात भी बड़ा आंदोलन था, उसको एक कानूनी रूप देने के लिए संसद में अब तक कुछ नहीं हो पाया। उसमें मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी का 5 वर्ष तक मेंबर रहा लोकसभा में, और स्वामीनाथन जी उस वक्त राज्यसभा के MP थे, नॉमिनेटेड, वो भी मेंबर थे। इसमें 200 कुछ मद हैं, और 200 में से लगभग, अगर मैं चूक पे भूल में ना हो, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर बना था, जिसमें शायद सरदार प्रकाश सिंह बादल जी आज धरती पे नहीं है, वो भी थे, और शायद मायावती जी थी, और हुड्डा साहब उनके चेयरमैन थे, शायद मोदी जी का मैंने कन्फर्म नहीं है, मतलब 3 चीफ मिनिस्टर थे, चेयरमैन उनके हुड्डा साहब थे। उन्होंने काफ़ी 195 मद के आसपास जो अनुशंसा दी थी, वो कांग्रेस पार्टी ने लागू कर दिए थे, जिसमें मैं देना चाहता हूं, जैसे किसान जो कोऑपरेटिव बैंक से कर्जे लेते थे 14 और 16% तक था, उसको 4% पे हुड्डा साहब ने लाने का काम किया, और फिर हुड्डा साहब ने उसको हरियाणा प्रदेश में शॉर्ट टर्म लोन विदाउट इंटरेस्ट, ये बात अलग है। ये गठबंधन सरकार गूंगी है, बहरी है, किसान विरोधी है। अब इन्होंने कभी तो ब्याज ले लेते हैं, कभी फ्री कर देते हैं। पिछले दिनों फिर हमने बयान हुड्डा साहब ने पीछे भी दिलवाया, ब्याज लगा दिया था, वो शॉर्ट लोन। इसी तरीके ट्रैक्टर का लोन, इसी तरीके से सब्सिडी, मतलब काफ़ी चीज़ें कांग्रेस के राज में आ गई थी। और कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन हुआ रायपुर में, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब थे, सोनिया जी थी, राहुल जी, सारा शीर्ष नेतृत्व था। उस वक्त हुड्डा साहब के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी एग्रीकल्चर के ऊपर जो बोले, तो उस वक्त ये फैसला किया कि भाई जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम किसान की फसल MSP से खरीदेंगे। और जो गरीब आदमी है, कई बार एक दुष्प्रचार किया जाता है, जो जिस तरह बीजेपी के लोग कहते हैं महंगी कैसे खरीदे। मैं कहता हूँ, मैं पार्लियामेंट में मेरा रिकॉर्ड आप इसे काट सकते हो नेट से। 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस वक्त हमने एक मामला उठाया था APL BPL का, यानी कि एक आदमी जिसका बिजली का बिल 7,000 आ जाए, वो तो हो गया APL, अबव पॉवर्टी लाइन, और अरे BPL लो पॉवर्टी लाइन। यानी कि अडानी जी को, अरे 8 कनाल के आदमी को बराबर तोल दिया इन नुस्खान को। तो हमने कहा था कि किसान के उपज के दाम ज़्यादा दो, किसानी को लाभकारी करो, और मजदूर को, गरीब को, भूमिहीन को, सरकारी जो कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी रही है, इंदिरा जी ने 71 के बाद देश में लागू कर दिया था, सरकारी राशन की दुकानें हैं, PDS के तहत सस्ता अनाज दो, ये हमारी पॉलिसी थी। और आज भी हम कहते हैं, हम मोदी जी कहते हैं कि मैंने इतने करोड़ों लोगों को अनाज फ्री दे दिया। अरे मोदी जी, अनाज तो आपने फ्री दे दिया, लेकिन जो वजीफा हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी से, दूसरे उनसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, जो दलित के और पिछड़े वर्ग के बच्चों को वजीफा था, वो क्यों बंद कर दिया? जो उनको 100 गज के प्लाट हुड्डा साहब ने दिए थे, वो क्यों बंद कर दिए? जो इंदिरा आवास योजना के तहत गांव-गांव में कॉलोनियां बनती थी, वो क्यों बंद कर दी? हम कितना पैसा लेती थी कांग्रेस के टाइम में? 2 रुपये किलो, 20 किलो राशन है तो 20 दूनी 40। अब उसके घर में अगर 2 बच्चे पढ़ते, 40 रुपये बिना के, उसको तो ज़्यादा वजीफा था, तो उनको तो नुकसान कर दिया। और वो 2 रुपये किलो भी कांग्रेस पार्टी ने इसलिए रखा होगा कि ताकि कोई आदमी ये ना कहे वे फ्री का है, वो कहते सस्ता, सब्सिडाइज। तो इस करके ये MSP लागू होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार आते ही कांग्रेस का फैसला है, MSP लागू करेंगे, और जो भूमिहीन है, गरीब आदमी है, उसको राशन कार्ड पे सस्ता गल्ले की जो परियोजना है वो लागू करेंगे। और जो गरीबों को सहूलियत दी थी हुड्डा सरकार ने, वो सारी की सारी दोबारा से लागू करेंगे। सर, केंद्र में आपके पास मंत्रालय भी शायद रहा है पेट्रोलियम, आज दाम 3-4 गुना बढ़ चुके हैं, भाव बढ़ चुका है पेट्रोल पदार्थों का, परंतु डीलर का जो कमीशन नहीं बढ़ा, वो नहीं बढ़ पा रहा। मैं इससे भी आगे कहने वाला था, आपने ठीक प्रश्न पूछ लिया।
आपको याद होगा कि एक टाइम में जब मैं केंद्र में पेट्रोलियम मिनिस्टर बना, डीजल नहीं मिलता था पंपों पे, बड़ा भारी झगड़ा था। और उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के, हमारी सरकार में फाइनेंस के इंचार्ज थे। तो जब हमारी सरकार सोना गिरवी रखने लगी, चंद्रशेखर गवर्नमेंट, तो इन्होंने कहा कि ये काम ना करो, ना बेचने लगे तो गिरवी रख दो, और मेरी सरकार आएगी तो मतलब जब भी सत्ता परिवर्तन होगा, जो भी होगा वो ठीक कर लेगा। तो उसका नतीजा ये निकला कि मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की सरकार बन गई, उसमें वित्त मंत्री बन गए, जो सुधारीकरण लेकर के आए, जो आज बीजेपी कह रही है ना 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने तो किया नाश। एक काम ऐसा नहीं, भारत सरकार में किसानों को मरवाया। ओपीएस स्कीम का जब कर्मचारी विरोध करें क्यों नहीं लागू कर दे, देश की आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, मतलब किस जो देश का मुलाजिम है, ये तो उसको समझते हैं कि ठीक नहीं है। और हरियाणा में तो आपने देख लिया कि लागू कर दिया कि वो नाम बड़ा सुंदर है उसका, कौशल रोजगार योजना। मैंने सोचा था भाई नाम बहुत सुंदर है, बच्चों का बड़ा भला होगा, वो तो बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। जिस टीचर को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी केंद्र की सरकार ने, हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने 35,000 रुपया में जेपीटी लगाते थे, आज ये हरियाणा की सरकार 17,000 रुपये में वो लगाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अब डीजल का करोड़ क्या परसेंट है, देश में पिछले 20-25 साल से सबसे नीचे पायदान पे करोड़ है। और रसिया से जो हमने बात करनी चाहिए थी, केंद्र सरकार ने, रसिया तो और सस्ता दे रहा था और रसिया तो और फायदा कर रहा था हमारा, वो डॉलर की बजाय हमारा रुपया हमारी करेंसी में दे रहा था। तो तेल के दाम घटने चाहिए। आज के दिन तेल का दाम 50 रुपये लीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है डीलर्स का, डीलर तो मार दिया, तेल के दाम बढ़ जाते हैं, उसकी सेल तो नहीं बढ़ रही ना। और ये रेट कर दिया, जाओ रेट कर दिए उसके ऊपर पर लीटर के हिसाब से। तो मेरा इसमें ये सुझाव है सरकार को कि उनकी कमीशन जो है, फिर जैसे दूसरी चीज़ों में कमीशन है, ऐसे ही पैसे में कमीशन करो। तुम्हारे के आज पेट्रोल पंप कोई भी लाभकारी सौदा नहीं बचा है, घाटे में, किसानी घाटे में, व्यापार घाटे में, रोजगार है नहीं। अब मैं सुन रहा था जब 3 स्टेटों में बाय डिफ़ॉल्ट किन्हीं कारणों से सरकार बन गई तो मोदी जी की गारंटी, अब कारपोरेशन के चुनाव होंगे तब भी मोदी जी की गारंटी ले आएंगे, म्यूनसिपल कमेटी के चुनाव होंगे तब भी मोदी जी की गारंटी ले आएंगे। लेकिन मोदी जी की गारंटी पर हरियाणा प्रदेश विशेष तौर से कोई विश्वास नहीं करेगा। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि हम हर के खाते में जन धन योजना 15 लाख देंगे। जिन जेजेपी बीजेपी वाला का खाता में आए हो तो पता नहीं, हमारे तो किसी आम आदमी के तो आए नहीं। मोदी जी ने गारंटी दी थी हर साल 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। सेंटर में जो यूपीएससी से नीचे एसएससी थी, एसएससी में साल में 2 बार एग्जाम होते थे और हजारों की तादाद में हरियाणा के बच्चे उसमें लगते थे। कितने साल हो गए एग्जाम हुए? कोई डिपार्टमेंट, रेलवे हो चाहे हवाई जहाज का हो चाहे सड़क का हो, हर डिपार्टमेंट खाली पड़े, नौकरी तो बंद कर दी। तो मोदी जी की गारंटी पर क्या हरियाणा प्रदेश का, इस देश का नौजवान विश्वास करेगा कि गारंटी दे के नौकरी नहीं दी, गारंटी दे के 15 लाख नहीं दिए, गारंटी दे करके जो उन्होंने कहा था किसान की आय मैं डबल कर दूंगा। आज की मोदी जी तो दूर रहे, मैं मनोहर लाल जी से निवेदन करूंगा कि किसान की माली हालत जाकर के देखो, उसके टोटल अकाउंट चाहे बैंक के हैं, चाहे रिश्तेदार के हैं, चाहे आड़ती के हैं, हालत क्या है। तो आज सारा देश दुखी है। इसके बारे में तो एक कहावत और रमलू वाला काम हो रहा है, बोला रमलू तो न रो लूँ, बोला ताई भीतर बढ़ जाइए, जानदी जाइए, रोंदी जाइए। ये तो रमलुओं की सरकार है, प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हम एक विशाल किसान मजदूर आक्रोश रैली करें। आपकी नाम राशि जेपी दलाल जी कृषि मंत्री मैं भी बदनाम कर दिया, राजस्थान में था मैं।
ठीक है, उनका बयान को कैसे देखते हैं? गंदा बयान, बहुत ही अनपार्लियामेंट्री तो है ही, शर्मदायक कह सकते हैं समाज की दृष्टि से। किसी की बहू बेटी को, किसी महिला के प्रति इस तरह का, मैं कहता हूँ ये रोएंगे बीजेपी के लोग। किसान का जो अपमान कर रहे हैं, किसानों का कसूर क्या था? हमारे पंजाब के भाई आए, हरियाणा के किसानों ने उनको गले लगाया, और ये नकम्मे उनको उग्रवादी कहते हैं, अन्नदाता उग्रवादी है। नौजवान रोजगार की बात करे उग्रवादी है, कर्मचारी अपने अधिकारों की मांग करे उग्रवादी। ने तो एक लफ्ज ढो लिया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या यही देश के ठेकेदार हैं? कभी धर्म की एक नया और मैंने कल एक और बात सुनी, बोला चावल भेज दिए पीले करके, और रामलला जी का मंदिर का उद्घाटन करेंगे। देखिए, मैं भी हिंदू, आप कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, तरह तरह के फिर उन आस्थाएं अलग अलग, धर्म में धर्म। राम जी को तो सब मानते हैं, कौन विरोध करे? और राम जी मंदिर इन्होंने पहली बार नहीं, आपको याद होगा देश की आज़ादी के बाद सोमनाथ मंदिर भी तो बनाया था, वो किसने? कांग्रेस पार्टी ने बनवाया था। नहीं, उस वक्त तो ड्रामा नहीं किया गया। जब सोमनाथ का मंदिर सरदार पटेल जी ने बनवाया तो उस वक्त तो ड्रामा नहीं किया गया, चावल नहीं भेजे गए। तो हमारी आस्था से जुड़ा बनाए, हम स्वागत करें। और उसका शिलान्यास पहली बार थोड़ा हुआ है, मैं मेंबर पार्लियामेंट था, राजीव जी ने भी किया था उसका शिलान्यास, उद्घाटन अब उसी का तो कर रहे हैं, और इसको धर्म को बेच रहे हैं। नेक्स्ट सेल में यह है कि इस तरीके से धर्म को कमजोर मत करो, राजनीति के साथ मत जोड़ो। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है केंद्र की सरकार से।